नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, उससे ठीक पहले गुलाम नबी आजाद आज कांग्रेस से ही निकल गए। राहुल गांधी जब पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके अपनी लीडरशिप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उससे ठीक पहले उनके सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने उनके तौर तरीकों पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। गुलाम नबी आजाद ने आज आजाद होने से पहले जो 5 पन्ने का त्यागपत्र सोनिया गांधी को भेजा, उसमें 1970 से लेकर 2022 तक की कांग्रेस की कहानी है। इस इस्तीफे की हर लाइन में घूम फिर करके राहुल गांधी की लीडरशिप पर क्वेश्चनिंग दिखाई देती है। गुलाम नबी आजाद ने लिखा है कि राहुल गांधी एक कोटरी के कहने पर ही चलते हैं, यहां तक कि पार्टी के कई बड़े फैसले तो उनके पीए और बॉडीगार्ड करते हैं। पार्टी के सीनियर नेताओं को जलील किया जाता है और अधकचरे अनुभवहीन युवाओं को हाईलाइट किया जा रहा है। राहुल गांधी की हरकतें बचकाना है, ऐसे गंभीर शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया अपने त्यागपत्र में। और फिर उन्होंने कहा, भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है। जो आदमी 5 पेज की चिट्ठी में 1.5 पेज तो अपने पुराने पदों के बारे में लिखता रहा कि पार्टी ने मुझे ये पद दिए, दूसरे पेज पर जाकर कहते हैं कि मैंने सेल्फलेस सर्विस की। अरे वाह, ऐसी सेल्फलेस सर्विस तो सबको करनी चाहिए। फिर एक के बाद एक आप पद गिनाए चले जा रहे हो और फिर कहते हो मुझे कुछ मिला नहीं इस पार्टी में। ये क्या बात है कि जब राज्यसभा खत्म हुई और आप तड़पने लग गए, बिना पद के आप एक सेकंड नहीं रह सकते। चुनौती का समय है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती दी जा रही है, कोशिश कर रहे हैं कि वापस से पार्टी उसी ढंग से मजबूत रहे। और इस पार्टी को कमजोर करने में, माफ कीजिएगा, योगदान किन लोगों का रहा है? यही तो लोग हैं जिनका योगदान रहा है पार्टी को कमजोर करने में। तो पार्टी का कार्यकर्ता इस धोखे को अच्छी तरह जानता है। वो जानता है कि जो व्यक्ति आज इस मौके पर धोखा देता है पार्टी को, वो उस आदमी का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और नरेंद्र मोदी जी और गुलाम नबी आजाद जी के प्रेम तो हमने खुद देखा, संसद में भी देखा, और वो प्रेम की परिणति आज हुई है इस पत्र में। तो इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? ये पत्र किसने ड्राफ्ट किया, उनकी काबिलियत थी न थी, सब कुछ नजरअंदाज करते हुए इस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को बहुत कुछ दिया। जो संजय गांधी साथ थे वो चापलूसी माने जाते थे, साइकोफैन माने जाते थे उस वक्त में, पर संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में अगर हटा देते, जैसी उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। तो आपने कांग्रेस के नेताओं को सुना, इस वक्त भर भर कर अपनी भड़ास निकाली जा रही है, दुख जताया जा रहा है। एक बात बड़ी दिलचस्प है कि 2 दिन पहले जब जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस छोड़ी थी तो वो ये कह रहे थे कि युवाओं को अहमियत नहीं दी जा रही है। आज गुलाम नबी आजाद जैसे एक स्टॉलवर्ट नेता ये कह रहे हैं, सीनियर लीडर ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सीजन्ड लीडर हैं, कि बुजुर्गों को अहमियत नहीं मिलती है। तो फिर कांग्रेस में आखिर अहमियत किसे मिल रही है? जैसा बीजेपी का हर नेता ये कहता है कि क्या कांग्रेस वाकई में एक डूबता हुआ जहाज बनती जा रही है, जिससे वो सारे लोग भी अब उतर कर जाने लगे हैं जो कांग्रेस पार्टी से 50-50 वर्षों से जुड़े हुए थे। आज गुलाम नबी के इस्तीफे के बाद आनंद शर्मा ने भी यही कहा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोले कि ये बात तो वो 2015 में ही कह चुके हैं। इतने बड़े कद के नेता इस स्थिति पे पहुंच जाएं कि मजबूर होकर वो एक 50 साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा। जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। ये बात समय समय पर कही भी गई, क्योंकि जो भी बातें संगठन के हित में उठाई थी वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, ये आज की घटना से जुड़ी बात नहीं, ये 2020 में है, जब हम चिंतित थे कि कांग्रेस की सर्वाइवल के लिए, कांग्रेस को
एक मजबूत संगठन के रूप में दोबारा जिंदा करने के लिए हमको आत्मचिंतन की आवश्यकता है। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से और तमाम राहुल जी पूर्व अध्यक्ष सबसे बैठकर लंबी बातचीत भी हुई, एक बार नहीं कई बार। पर ख़ास तौर पे जो रजामंदी बनी, सहमति बनी, हम बड़े आश्वस्त हुए थे 20 दिसंबर 2020 को, उसको तोड़ दिया गया, उसका सम्मान नहीं हुआ। ऐसा एक विशाल और एक बड़ा अपोजिशन पार्टी को लीड करने के लिए जो एक होना चाहिए वो नहीं है। बीजेपी को तो सूट करता है, हम लोग को तो सूट करता है, ठीक है, लेकिन फ्रॉम कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर इश्यूज एंड आई थिंक इफ दिस इज गोइंग ऑन देन वही गांधी ही कांग्रेस में रह जाएगा और कोई नहीं रहेगा। तो बीजेपी के लिए 2024 के लिए फेवर, देखिए बीजेपी के लिए तो ये एक वरदान है, राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है। इसलिए राहुल गांधी का साथ जब भारत का लोग कंपेयर करता है, बीजेपी का लीडर्स लोग माइल्स अहेड हो जाता है, तो इसीलिए वो तो बीजेपी के लिए सूट करता है। लेकिन कांग्रेस में आज जो आज़ाद साहब जो चिट्ठी लिखा है वही चिट्ठी में 2015 में लिखा था, तो फिर वो लोग वही बात बोलना शुरू कर देता है। लेकिन बात यही है कि दीज आर इश्यूज। तो आज इसी मुद्दे पर मुकाबला में हम करेंगे बहस, होगा सवाल क्या कांग्रेस की दुर्गति के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने अपने त्याग पत्र में इन्हीं बातों की तरफ इशारा किया। क्या राहुल गांधी के 2014 से पहले वो एक ऑर्डिनेंस फाड़ने की तस्वीरें आपको बड़े अच्छे से याद होगी, जिसे गाहे बगाहे बीजेपी के कई नेता उठाते रहे हैं, क्या ये हरकत कांग्रेस की हार की जिम्मेदार रही? क्या राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मी, उनके बॉडीगार्ड, उनके सहायक, उनके पीए कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं? क्या वो फैसला लेते हैं? क्या सोनिया गांधी ने राहुल को जिम्मेदारी देकर गलत किया? सवाल यह भी, क्या राहुल गांधी और उनकी टीम ने कांग्रेस को तबाह कर दिया है? क्योंकि इशारा कुछ इसी तरफ का किया जा रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान आज मुकाबला में इस चर्चा में शरीक हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से चरण सिंह सापरा हमारे साथ है और शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखेंगे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत चरण सिंह सापरा जी आप ही के साथ आज चर्चा की करना चाहती हूँ। आखिर कांग्रेस पार्टी की ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि पार्टी का एक इतना सीजन्ड, एक इतना सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद पार्टी से त्याग पत्र दे रहे हैं, तो जयराम रमेश को यह कहना पड़ रहा है कि वो मोदी फाइट हो गए हैं। भाई, आपकी पार्टी के एक सीनियर लीडर को तो सोनिया फाइट होना चाहिए था, लेकिन वो मोदी फाइट हो गए हैं। यह आरोप कहां तक जायज है? देखिए मीनाक्षी जी, क्रोनोलॉजी को देखिए। पहले पार्लियामेंट के अंदर संसद में मोदी जी के आंसू, फिर पद्म विभूषण और फिर मकान का एक्सटेंशन। ये कहीं ना कहीं बताता है कि ये संयोग नहीं प्रयोग है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सहयोग भी हो सकता है, यानी मोदी जी का सहयोग भी हो सकता है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। दूसरी बात है टाइमिंग की, कि इसके टाइमिंग के मैं दो उदाहरण देता हूं। एक तो टाइमिंग वो चुना गया कि जब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सत्ताधारी पक्ष जो है उसके खिलाफ सड़कों पर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, देश की अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी है उसके खिलाफ, किसानों की समस्या को लेकर के और जातिवाद को लेकर के कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। और 4 सितंबर को रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली है और अभी हर तालुका के अंदर, हर विभाग के अंदर चौपाल चल रही है, महंगाई पर चौपाल। तो एक समय ऐसा आया हुआ है जब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अटैकिंग पोजीशन में है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पुरजोर तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी निकलने वाली है। 7 सितंबर से श्री राहुल गांधी लीड करने वाले। तो ऐसे समय में, ऐसे टाइमिंग को चुन करके वो अगर राजीनामा देते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई संदेह आता है, प्रश्न चिन्ह उसमें आता है। दूसरी टाइमिंग का उदाहरण मैं दे देता हूं आपको, कि जब श्रीमती सोनिया गांधी जी और पूरा परिवार यहां से बाहर मेडिकल चेकअप के लिए गया हुआ है, जब पता है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो यहां पर भी बीमार थी और वहां पर चेकअप के लिए गई हैं, तो ऐसे समय को चुनना यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बताता है कि इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताया गया है कि इस समय में आपको ये पत्र देना है।
तो ये लेकिन चरण सहयोग सिंह नहीं, जी, प्रयोग या आप सहयोग टाइमिंग है, को लेकर ये सवाल clear उठाएं, इस पे नजर आता आप है। उनके आरोपों को लेकर सवाल उठाएं, ये आपकी पार्टी को तय करना है कि वो किन मुद्दों को लेकर गुलाम नबी आजाद को घेर रही है। लेकिन ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ऐसे सीरीज ऑफ लिस्ट है। मैं आपके सामने एक एक नाम रख देती हूं। आपकी पार्टी के युवा नेता हार्दिक पटेल, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर सुनील जाखड़, आरपीएन सिंह, कपिल सिब्बल, कुलदीप बिश्नोई, आनंद शर्मा, जयवीर शेरगिल जैसे एक युवा नेता। कोई तो कमी है, कोई तो खामी है कि ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। मैं केवल 2022 के नाम गिना रही हूं, इससे पहले और जाएंगे तो और भी सारे नाम हैं। जितिन प्रसाद का भी नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम शामिल है, हेमंत बिस्वा शर्मा का भी नाम शामिल है। देखिए मीनाक्षी जी, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैं आपको बताना चाहूंगा 136 वर्ष का इतिहास है। इसमें कई नेता बने, कई नेता उभरे, कई नेता गए, कई नेता नए भी उत्पन्न हुए। तो ये कंटिन्यूस, ये एक फैक्ट्री है जिसमें एक नेता जो है देश का निर्माण करने वाले, देश की सेवा करने वाले नेता जो है वो पैदा होते रहते हैं, ट्रेन होते रहते हैं। तो कितने गए हम उसका विचार नहीं कर रहे, लेकिन जो जा रहे हैं उनकी जगह पर नए लोगों को भी तो स्थान मिल रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और सवाल यही है कि जो जा रहे हैं चरण सिंह जी, वो क्यों जा रहे हैं? आपने कहा कि ये पुरानी पार्टी है, फैक्ट्री है। मैं ये कह रही हूं कि अगर सीनियर लीडर्स अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं तो यंग लीडरशिप भी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास। शहजाद, इस वक्त आरोप कांग्रेस पार्टी का ये है कि ये संयोग नहीं, दरअसल ये गुलाम नबी आजाद को भारतीय जनता पार्टी का सहयोग है, जिसके कारण आज आजाद ये तमाम बातें कह रहे हैं। सॉरी, मैं जूम के लिंक से जुड़ रहा हूं, तो मेरी बात आपको अगर सुनाई दे रही है तो देखिए ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है मीनाक्षी जी कि कल तक जिसको ये लोग नेता टिकाऊ कह रहे थे, आज उसी को मुड़कर कह रहे हैं ये बिकाऊ। क्यों? क्योंकि वो गुलाम की श्रेणी से हटकर आजाद बनना चाहते हैं। मतलब कि कांग्रेस पार्टी में जब तक गुलाम और दरबारी बने रहो तब तक तो ठीक है, परंतु जैसे ही आजाद स्वर लगाओ और पार्टी के जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर खुलकर बात करो तो वो गद्दार कहलाता है पार्टी का। दरअसल ये पार्टी तो रही नहीं, ये पारिवारिक फर्म है, 2.5 लोगों की फर्म बन चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, पहले तो अगर गुलाम नबी आजाद इतने ही गद्दार नेता थे जैसे कि ये बता रहे हैं, कितनी शर्म की बात है कि जिस व्यक्ति ने 50 वर्ष दिए पार्टी को, हो सकता है कि चरणजीत सापरा जी की उम्र से ज्यादा वर्ष उन्होंने दिए हैं, उस व्यक्ति को आप गद्दार कह रहे हैं, तो फिर कल तक आप उनको स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष क्यों बना रहे थे? दूसरी बात, ऐसे तो मोदी जी की सबसे ज्यादा मदद राहुल गांधी करते हैं। 39 चुनाव हमें 49 में से जिताया है स्टेट में, उन्होंने 2 लोकसभा भी हराया कांग्रेस को। तो क्या राहुल गांधी भी एजेंट है क्या बीजेपी के? देखिए ये बातें जो है ना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही खराब है। इस तरह की बातें तब भी की गई थी जब 5 वर्ष पहले मैंने भी यही बातें उठाई थी, और उस समय पर ये सारे नेता मुझे पहले तो आज इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई कोटरी बन चुकी है। आई नीड चमचा। AICC का मतलब ऑल इंडिया चमचा कमेटी बन चुका है। मतलब कि जो चमचागिरी करेगा वही रहेगा दरबार में, और जो चमचागिरी नहीं करेगा, जो सवाल उठाएगा वो बाहर जाएगा। दूसरा, आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह से गायब है। पूरे देश में लोकतंत्र लोकतंत्र कहते हैं, आंतरिक लोकतंत्र इनका गायब है। G23 हो, कोई भी नेता हो, सवाल उठा दे, बाहर का रास्ता, सहिष्णुता भी जीरो है। तीसरी बात, आंतरिक चुनाव नहीं होते, ये बात का जिक्र 5 पत्र के। ठीक है शहजाद जी, बार बार आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है, मैं दोबारा आपके पास लौटती हूँ। लेकिन चरण जी, आज अगर शहजाद पूनावाला को यह मौका मिल रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इसके पीछे वो 5 पन्नों का त्याग पत्र ही है जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, पार्टी चाटुकारों से घिर गई है। देखिए मीनाक्षी जी, जो 5 पेजेस का आप पत्र कह रहे हैं उसमें 1.5 पेज अगर आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, 1.5 पेज में तो आदरणीय आजाद साहब ने अपने सारे पद लिखे हैं कि उनको आज तक 50 वर्षों में क्या क्या पद मिले हैं कांग्रेस में। अब ये बताइए कि ये 50 वर्षों में जो इतने सारे 1.5 पेज के पद मिले हैं वो क्या गांधी परिवार ने नहीं दिए, वो क्या पार्टी ने नहीं दिए हैं? तो कहने का तात्पर्य यह है, जब सत्ता में थे
तब वो गुलाम थे। अब चरण जी, संघर्ष करने ये का समय आया पद पार्टी तो वो ने उनके आजाद हो काम गए। को देखते 50 हुए वर्षों दिए। में- मीनाक्षी जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। बिल्कुल मैं आप ही से बात मीनाक्षी जी, कर रही हूँ मेरी सर, बात को लेकिन पूरा लेकिन होने- आप अपनी पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं, तो ये भी तो बताएं दर्शकों को कि गुलाम नबी आजाद को जब पार्टी ने ये पद दिए थे तो उनके काम को देखते हुए दिए थे या थाली में परोस के दे दिए थे? नहीं, निश्चिंत रूप से मैं आपको वही बताने जा रहा था। आपको आदत है मेरी बात को बीच में 10-10 सेकंड में टोकने का। अरे सर, आप लोग पूरा शो देखा करिए। कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है कि काउंटर सवाल आप सुनना नहीं चाहते हैं। चलिए, आप अपनी बात पूरी करें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप 10-10 सेकंड में टोकिए मत ना, सुनिए मेरी बात। देखिए, 50 वर्षों में, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं, 50 वर्षों में उन्होंने खुद कहा कि 46 वर्ष में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य रहा हूं, 35 वर्ष वो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, 4 प्रधानमंत्रियों के तहत वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री वो रहे हैं, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वो रहे हैं। तो ये तमाम सारे पदों पर वो रहे हैं और वो बात कर रहे थे राहुल गांधी जी की। मुझे बताएं, यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी तो सारे निर्णय राहुल गांधी जी कर रहे थे, तब आप मंत्री क्यों बने हुए थे? तो जब आप सत्ता में थे, सत्ता का सुख भोग रहे थे, सत्ता की मलाई का सुख भोग रहे थे, तब श्री राहुल गांधी जी अच्छे थे। और आज आपको संघर्ष करना पड़ रहा है और आपको लगता है कि मुझे घर बैठे बैठे पद मिल जाए, तो आप उनके खिलाफ में पत्र लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये लोकतंत्र है, आजादी उनको है, लेकिन जनता जज करेगी कि क्या हो रहा है। जनता की कोर्ट में ये सारे निर्णय होते हैं लोकतंत्र के अंदर। मेरे ख्याल से गुलाम नबी आजाद साहब को, जिनका इतना लंबा कार्यकाल रहा है, उनको इस तरह का पत्र नहीं लिखना चाहिए था। क्योंकि देखिए, वो जब संजय गांधी जी के साथ थे या राजीव गांधी जी के साथ थे और इंदिरा गांधी जी के साथ थे, तब उनको भी चमचा कहा जाता था, तब उनको भी अलग अलग साइकोफेंट इस तरह के कई कई शब्द कहे जाते थे। यानी जब वो निर्णय ले रहे थे तब वो कोर ग्रुप अपने आप को कहते थे। और आज की तारीख में जो निर्णय ले रहे हैं, आज इनके निर्णय नहीं चल रहे होंगे, लेकिन आज के लोग जो निर्णय ले रहे हैं उनको वो कहते हैं कि ये भाई चमचे हैं। वह अलग अलग बातें अभी आपको शहजाद ने भी कही है। तो ये सारी बातें उचित नहीं है। ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। कांग्रेस पार्टी इसको सॉल्व करेगी। कांग्रेस पार्टी देखेगी कि किस तरह से हमको आगे मजबूत करना है, नए लोगों को लाना है, नए लोगों को नए पद देने। कभी गुलाम नबी आजाद साहब भी जवान थे, तभी भी उनको कभी पहली बार कोई पद मिला होगा, तो ऐसे और नौजवानों को पद मिलेंगे। पूरी तरीके से गलत नहीं है। जितनी सीनियर लीडरशिप है, धीरे धीरे वो ही तो मौका देगी आने वाली लीडरशिप को अपने लिए जगह बनाने की, राजनीति समझने की। एक नई पीढ़ी की भी तो आवश्यकता है किसी भी पार्टी में नई जान फूंकने के लिए। देखिए, ये पीढ़ी का सवाल नहीं है, ये सिर्फ है पीढ़ी, मतलब कि परिवार का दरबारी कौन हो सकता है। परिवार का दरबारी जो भी है वो सुरक्षित है, जो चाटुकारिता वाली कमेटी में है वो सुरक्षित है, और बाकी जो भी सवाल उठा दिए। अब मुझे बताइए, ये जो 5 पेज का, मैं तो कहूँगा ये त्याग पत्र नहीं, ये परिवारवाद का समापन सत्र है। इस 5 पेज के समापन सत्र में जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है राहुल गांधी की इमेच्योरिटी थी। एक प्रधानमंत्री के कैबिनेट के द्वारा ऑर्डिनेंस फाड़ दिया गया, जैसे कि वही सरकार चलाते हैं, वही रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल करने की पूरी व्यवस्था है कि बार बार पर अकाउंटेबिलिटी जीरो हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो हो, पावर 100% हो। तीसरी बात, मुझे बताइए कि परफॉर्मेंस को क्यों ऊपर नहीं रखा जाता परिवार के। आज राहुल गांधी 39 इलेक्शन हराते हैं, 49 में से 2 लोकसभा इलेक्शन हराते हैं, फिर भी वो अपने पद पे बने रहेंगे या वो अपने पद पे वापस आ सकते हैं अध्यक्ष के। प्रियंका वाड्रा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अमेठी की भी सीट हरा दी, इनको 2 में से 1 सीट हरा दी, जो 7% वोट हुआ करता था वो आज 2% हो गया। परंतु बाकी के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा लिया जाएगा, उनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, हालांकि वो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज थी। क्या अकाउंटेबिलिटी है। और ये बोलते हैं पूरे देश में हम लोकतंत्र लाना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन होने चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पार्टी में एक चुनाव तो करवाते नहीं। जब मैंने भी चुनाव लड़ने की कोशिश की थी तो मुझे भी बाहर निकाल दिया था। 50 वर्षों से चुनाव नहीं हुआ, ये गुलाम नबी आजाद बता रहे हैं। आज केवल गुलाम नबी आजाद नहीं, हर व्यक्ति इस वर्ष में 50 वर्षों से शहजाद जी, अगर चुनाव नहीं हुआ था पार्टी में, वो भी तो इसी पार्टी का हिस्सा थे, तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? तो वो तो इसी टाइमिंग को लेकर, इसीलिए तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। अब वो ये क्यों कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अगर सही बात करता है तो क्योंकि आपको लगता है उसका टाइमिंग सही नहीं है तो उसकी सही बात गलत हो जाती है। ये तो तर्क नहीं है। मैंने तो 5 साल पहले कहा था, तब कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं सुना?
और कांग्रेस में आज भी लोग कह रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि ये पार्टी नहीं, ये अब फैमिली फर्म बन चुकी है, पारिवारिक फर्म, जहां पर परिवार अबव परफॉर्मेंस, साइकोफेंसी एंड चाटुकारिता अबव मेरिट होता है। और केवल ये लोग कहते हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी, मेरिट, डेमोक्रेसी, ये कुछ नहीं है इसमें, लोकतंत्र मुक्त जोन बन चुका है। मैं चरणजीत सापरा जी से एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि क्यों प्रियंका वाड्रा जो इतने चुनाव हरवाती है वो आज भी जनरल सेक्रेटरी बनी हुई है? कोई अकाउंटेबिलिटी है पार्टी में? अच्छा, दूसरा उन्होंने जो बात रखी है, क्या ये हकीकत नहीं है कि 49 में से 39 चुनाव राहुल गांधी ने हरवाए हैं, पर पिछले 25-30 वर्षों से कौन है इनके अध्यक्ष? सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दोनों के म्यूजिकल चेयर बन रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का देखिए, 30 सालों से आप देखेंगे एक अध्यक्ष जो है, ना किसी का भाई, ना कोई किसी का परिवार का, एक अध्यक्ष आता है और उसके बाद दूसरा अध्यक्ष आता है और किसी को पता नहीं होता। राहुल गांधी ने तो इसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, इसी अध्यक्ष पद से बहुत अच्छी बात है। हुए वो ये कह रहे हैं कि मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए। अब मुझे बताइए कि अगर वो अध्यक्ष नहीं है तो किस आधार पर? अभी हाल ही में राजस्थान के लोग उनसे मिलने गए थे, क्योंकि उनके बीच में अशोक गहलोत वर्सेस पायलट चलता रहता है, कहीं और झगड़ा चलता है हरियाणा में, तो वहां पे राहुल गांधी के पास चले जाते हैं। तो राहुल गांधी का क्या लोकल स्टैंड है? वो तो आज जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज नहीं है, वो तो केवल एक सांसद है। तो सोनिया गांधी से नहीं, सोनिया गांधी को आगे करके रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं राहुल गांधी। और ऐसे ही सरकार सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जी की चलाई थी। तो ये रिमोट कंट्रोल की तो प्रथा बहुत पुरानी है। अकाउंटेबिलिटी के बिना पूरी पावर, अकाउंटेबिलिटी के बिना पूरी पावर राहुल गांधी को उनके हाथ में चाहिए, यह आरोप इस त्याग पत्र में भी नजर आता है चरण सिंह सापरा जी। और यही बात हेमंत बिस्वा शर्मा भी कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो बातें आज गुलाम नबी आजाद अपने त्याग पत्र में लिख रहे हैं, मैंने तो बहुत पहले ही कह दी थी, और राहुल गांधी बीजेपी के लिए वरदान है। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जी से क्यों मिलने जाते हैं कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता या राज्य के नेता राहुल गांधी जी को मिलने जाएं या किसी और नेता को मिलने जाएं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछ करके जाएंगे कि हम किसको मिलने के लिए जाएं? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव नहीं होते। मुझे ये बता दें कि हम तो फिर चुनाव करते हैं, पिछली बार भी चुनाव हुआ था, आपने सारे मीडिया ने दिखाया था, मैदान के अंदर सारे एआईसीसी मेंबर, पीसीसी मेंबर सब इकट्ठे हुए थे दिल्ली में। अब भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह बने थे तो क्या चुनाव हुए? जेपी नड्डा बने तो क्या चुनाव हुए? या फिर राजनाथ सिंह बने या नितिन गडकरी बनाए, कितने भी जो अध्यक्ष बने हैं, क्या कभी भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हुआ है? और जो आप आज बात कर रहे हैं, आज किसका रिमोट कंट्रोल चल रहा है? आज रिमोट कंट्रोल आरएसएस का और नरेंद्र मोदी जी का ही चल रहा है ना। किस मंत्री को क्या पावर है? अभी वो हमारे जो मंत्री अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया था रोहिंग्या का, उसको किस तरह से खारिज कर दिया अमित शाह ने। तो ये रिमोट कंट्रोल की बातें मत करिए। आपका रिमोट कंट्रोल भी नागपुर में है या नरेंद्र मोदी जी के पास है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, और कांग्रेस पार्टी को अगर छोड़ करके कोई सीनियर नेता गए हैं तो वो उनकी इच्छा है। लोकतंत्र में हमने उन्होंने पार्टी के अंदर भी आवाज उठानी चाहिए। G23 उन्होंने बनाया था, आपने मॉडिफाइड का नाम दे दिया। अभी वो G4 या 5 रह गया है। मैं ये कह रही हूं कि अगर वो जाना चाहते वो चले गए। G23 में रहते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ी क्लियरली ये कहा कि हम में से कई लोग अगर पार्टी की खामियों को बताने की कोशिश करते थे तो हमें अपमानित किया जाता था, और आज जब व्यथित होकर वो पार्टी से निकल गए हैं और अपनी सारी व्यथाओं को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया, तब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये कोई संयोग नहीं बल्कि ये बीजेपी का सहयोग है, वो मॉडिफाइड हो गए हैं। सवाल इस पर है, कब तक दूसरों पर आप उंगली उठाएंगे और पार्टी के अंदर की खामियों को नहीं देखेंगे? देखिए G23 की आप बात करते हैं, उन्होंने खुद कहा था, बड़े बड़े अक्षरों में सब जगह छपा भी था और सारे मीडिया ने कवर किया था कि G23 बना है सुझाव देने के लिए, बगावत करने के लिए नहीं बना है। और आज जो ये बगावत का रूप 5 पेज की जो चिट्ठी बनी है, 5 पन्नों की जो चिट्ठी बनी है, वो बगावत का रूप है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, जो मैंने पहले ही कहा, कि ये संयोग नहीं सहयोग है। तो ये सहयोग करने का एक सिस्टम सा बन रहा है। और अभी वो कह करके भी गए हैं कि शायद मैं जम्मू कश्मीर में जाकर के एक नई पार्टी बनाऊंगा। ठीक है, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, वो पार्टी बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी यही नजर आएगा कि वो ऐसी पार्टी बनाएंगे जो वोट कटुआ पार्टी होगी,
जो कांग्रेस की वोट काटेगी और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा खेल रचा गया है। ये आज के 5 पन्नों का जो पत्र है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी का खेल भी है तो चरण जी, मैं गुलाम नबी आजाद साहब का रोल रहा है उससे भी दर्शाता है। चरण जी, अगर अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है, तब तो फिर भी सवाल आप ही से है कि अगर आप ये खेल समझ रहे हैं तो फिर ये खेल क्यों होने दे रहे हैं? इधर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह आपसे नाराज हो जाते हैं, सीजन्ड लीडर। इधर गुलाम नबी आजाद आपसे नाराज हो जाते हैं। पार्टी के इतने बड़े बड़े नाम आपसे छूटते जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये बीजेपी की साजिश है, संयोग है, नहीं, तो ये भी कह रहा हूं कि नए लोगों को मैं शहजाद जी के पास आई हूं। पहले ही मैं देर से आया हूं मीनाक्षी जी, न्याय मेरे साथ एक करके। हाँ, और ये तो मैंने 5 साल पहले प्रेडिक्शन की थी, तब तो मुझे ताने मारते थे। मुझे तो याद है कि कांग्रेस का मीडिया सेल मुझे चैनल पे आने भी नहीं देता था, फोन कर करके बोलता था कि इनको मत आने दो। एनीवेज, छोड़ देते पुरानी बातें। मैं इनसे 3-4 सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के सहयोग और सहयोग से है, तो भाई कल तक आप गुलाम नबी आजाद जी को स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष बना रहे थे, क्यों बना रहे थे भाई? आप जिस नेता ने 50 वर्ष दिए हैं उसको पल भर में, जिन्होंने 50 सेकंड पार्टी में नहीं गुजारे होंगे, वो उनको बिकाऊ कह रहा है। यही उनकी संस्कृति बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की, कि परिवार के अलावा पार्टी का कोई महत्व नहीं है। पार्टी को ये लोग आज केवल सिकुड़ कर वो परिवार में ही तब्दील हो चुकी है, फैमिली रन फर्म है, इसीलिए बाकी सारे नेताओं का कोई सम्मान नहीं है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पार्टी के सुधार के लिए बात रखना ये बगावत होती है? पार्टी में चुनाव हो, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र हो, पार्टी में रिफॉर्म्स हो, पार्टी में इलेक्शन हो, ये परिवार के साथ बगावत हो सकता है, पर परिवार के साथ बगावत मतलब पार्टी के साथ धोखा और गद्दारी, ये कब से विश्लेषण बन गया? मतलब तो ये तो मान रहे हैं कि दिस इज अ फैमिली एंटरप्राइज, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। महात्मा गांधी के जमाने में पार्टी परिवार की तरह थी, आज परिवार मात्र सिकुड़कर पार्टी बन चुकी है राहुल गांधी के जमाने में। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, 200 नेता निकल के जा चुके हैं, बड़े छोटे नेता। हिमंता बिस्वा शर्मा हो गए, जितिन प्रसाद हो गए, शहजाद पूनावाला हो गए, आरपीएन सिंह हो गए, आज आपके सतपाल महाराज हो गए, उसके अलावा हार्दिक पटेल हो गए, सुनील चाकर हो गए, और आज गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल हो गए। ये सारे नेता गलत, केवल कांग्रेस पार्टी का प्रथम परिवार सही। वही प्रथम परिवार ही सही, मतलब बेटा बचाओ चल रहा है, पार्टी बचाओ से कोई मतलब नहीं। लेकिन चरण सिंह सापरा ने ये कहा कि यूपीए 1 और यूपीए 2 के टाइम में भी अगर वाकई में राहुल गांधी के रिमोट कंट्रोल से सब कुछ हो रहा था, तो उस वक्त भी तो गुलाम नबी आजाद के पास पद था, सम्मान था। अच्छा, तो उनको तो ये गुलाम नबी आजाद को सवाल पूछने चाहिए कि भाई आपने उस समय क्यों नहीं और आज क्यों किया। परंतु मुझे एक बात बताइए कि गुलाम नबी आजाद जी ने जो बात कही है, एक सेकंड भाई, बात पूरी हो जाए, मैं आ रही हूँ चरण जी, आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए, आप ही वकालत कर रहे हो, मैं बात रख सकता हूँ? थैंक यू। देखिए, आज मैं कांग्रेस से 3-4 सवाल पूछता हूँ, वकालत कर सकते हैं। हाँ, आप ठीक है। चरणजीत सिंह सापरा, मुझे पता है कि आपके लिए भी बड़ा दुख का विषय है, आपकी भी तपस्या काम नहीं आ रही, आपके कई सारे लोगों की तपस्या काम नहीं आ रही, पर सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं आपसे एक कोई बात नहीं, आप वकालत कर सकते, मैंने इतना ही कहा है, वकालत करिए ना। ठीक है, मैं इनसे एक ही सवाल पूछता हूँ। अगर गुलाम नबी आजाद गलत, सारे लोग गलत, प्रियंका वाड्रा को पहले दिन पर जनरल सेक्रेटरी बनाया, किस आधार पर बनाया गया? और जब 5 चुनाव के नतीजे आए जिसमें कांग्रेस पार्टी पिट गई पूरी तरह से, 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा लिया गया, जिस प्रियंका वाड्रा ने 2019 में अमेठी भी हराई और जिसने 7% वोट को 2% में तब्दील किया, उसका इस्तीफा लेने के बदले आजकल कुछ कांग्रेस के नेता, अभी मेरे साथ एक डिबेट में थे, वो कह रहे थे राहुल नहीं तो प्रियंका सही। मतलब परिवार के बाहर कोई नहीं बन सकता अध्यक्ष। क्यों भाई? यही तो गलती है। ताउम्र कांग्रेस और चरणजीत यही गलती करती रही कि धूल चेहरे पर थी, चरणजीत और कांग्रेस आईना साफ करती रही। चरण जी जवाब दे। देखिए, कांग्रेस का नेता कौन बनेगा और कौन सा नेता कौन से राज्य का इंचार्ज बनेगा, ये कांग्रेस पार्टी के 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, वो सारे मिलकर के नेता चुनते हैं। पीसीसी मेंबर, डीसीसी मेंबर, एआईसीसी मेंबर मिलकर के कांग्रेस पार्टी का नेता चुनते हैं। तो उसके ऊपर आप बार बार वही बात कर रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ नहीं रहे। जहां तक आप बार बार परिवार की बात करते हैं, आपको यह भी याद दिलाना जरूरी है कि ये वही परिवार है जिसने देश के लिए शहादत दी है। ये वही परिवार है जिसने आतंकवाद से लड़ते लड़ते, इंदिरा जी ने अपनी शहादत दी और राजीव गांधी जी के चिथड़े उड़ा दिए गए श्री पेरुम्बदूर पर। तो ये कांग्रेस पार्टी की प्रथा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास अलग है, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चाटुकारों को नहीं समझ में आएगा।
आप अपनी चाटुकारिता करते रहिए, लेकिन इस परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है, इस परिवार ने देश के लिए योगदान दिया है, देश को परमाणु शक्ति बनाया है। देश में अगर सैटेलाइट या जितनी भी तरक्की जो हमने 70 साल में तरक्की की है, 70 वर्षों के जतन का पतन जो आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, एक एक चीज बेच करके, ये 70 वर्षों के जतन का 7 वर्षों में पतन, ये करने का मौका आपको इसलिए मिला है क्योंकि 70 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी और इस गांधी परिवार के लोगों ने, नेताओं ने काम किया है, इस देश को खड़ा किया है, इस देश को विश्व के अंदर एक शक्तिशाली देश बनाया है, ताकतवर देश बनाया है। ये वो परिवार जो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, वो क्रेडिट उनके 50 वर्षों पास। तक तिरंगा नहीं लहराया था। बिल्कुल सर, सुनिए ना, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया उसका क्रेडिट उनके पास, जो इंदिरा गांधी ने किया उसका क्रेडिट उनके पास, जो राजीव गांधी ने किया उसका क्रेडिट उनके पास, तो जो राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं उसका क्रेडिट आप किसे देंगे? मैं इनके परिवारवाद की बात कर रहा हूं, इनके परिवारवाद का उत्तर दे रहा था। और जब मेनका गांधी और वरुण गांधी बीजेपी में हैं, तो वो परिवारवाद नहीं होता है। जब ये कांग्रेस पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर रीता बहुगुणा से लेकर आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद को सबको बीजेपी में ले लेते हैं, तो वो परिवारवाद नहीं होता है। मैं परिवारवाद पे जा ही नहीं रही हूं लोकसभा के सांसद है, करीबन 32 सांसद जो है वो परिवारवाद से। मैं आपसे कह रही हूं कि मैं जा ही नहीं रही, ये मात्र कांग्रेस मैं परिवारवाद पर जा ही नहीं रही चरण जी, मैं नहीं जा रही हूं परिवारवाद पर। ये आपकी पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी है, या आप जाने, आपके पार्टी के सीनियर लीडर्स जाने, उस पार्टी के कार्यकर्ता जाने, आप किसे अध्यक्ष बनाना चाहते नहीं चाहते, ये आपका हित। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं कि जब इतने सीनियर लीडर्स का, आपने जितने प्रधानमंत्रियों के नाम गिना दिए, उनकी शहादत गिना दी, उनके क्रेडिट अगर आप उन्हें देते हैं, तो ये जो राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्रेडिट आप उन्हें देंगे? और ये जो आरोप लगा रहे हैं गुलाम नबी आजाद के, जितने भी इलेक्शन विद इन द पार्टी होते हैं, दैट इज प्योरली शैम, ये पाखंड है, ये चुनाव पाखंड है। नहीं तो ये पाखंड था तो जब गुलाम नबी आजाद साहब खुद उस पैनल में सीडब्ल्यूसी में बैठते थे, 46 वर्ष बैठे हैं, तो तब उन्होंने क्यों नहीं कहा ये पाखंड है? उनको आज पाखंड ये नजर आ रहा है। तो यही तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो मैं कह रहा हूं कि ये सहयोग नहीं सहयोग है। तो कहीं ना कहीं ये फिर बात उसी तरफ चली जाती है मीनाक्षी जी, कि ये सारी चीजें प्लान्ड वे से चल रही हैं, और ये प्लानिंग इस तरह से चल रही है कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को उसका फायदा हो। और हम जो संघर्ष कर रहे हैं, हमारे संघर्ष के अंदर बाधा पड़े, हमारे संघर्ष में बाधा डालनी है तो डालिए, जितनी मर्जी किसी ने भी डालनी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सतर्क है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता डट करके लोगों के समस्याएं जो है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, गिरती अर्थव्यवस्था, ये तमाम सारे मुद्दों को, जातिवाद के मुद्दों को लेकर के, जो जातिवाद का भयंकर माहौल इस देश के अंदर बना हुआ है, खौफ का माहौल बना है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर है, सड़कों पर निदर्शन करता रहेगा, जनता की आवाज को बुलंद करता रहेगा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में करेगा, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में बुलंद करेगा, और यह सिद्ध करेगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुख्य विपक्षी दल आज है। लेकिन सर पहले ये तय तो हो जाए कि राहुल गांधी अध्यक्ष बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। शहजाद, लेकिन सुनिए, जो बात चरण सिंह सापरा कह रहे हैं, या गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं, या कपिल सिब्बल ने कहा, आनंद शर्मा ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हुए बाहर निकले, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, ये तमाम बातें पार्टी में रहते हुए किसी ने नहीं कही कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है, रिमोट कंट्रोल से पूरी पार्टी को चलाया जा रहा है। जब उनके अपने हित नहीं सधे, तब उन्होंने इस तरीके का आरोप लगा दिया। गुलाम नबी आजाद को विद इन द पार्टी क्या नहीं मिला? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कितना बड़ा झूठ है। मैं आपको आज से 2 वर्ष पहले का स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, ये गुलाम नबी आजाद का, जब वो कांग्रेस में ही थे और कोई छोड़ी नहीं थी। कांग्रेस विल सिट इन ऑपोजिशन फॉर 50 years इफ इंटरनल इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड। ये 2 वर्ष पहले का है। क्या कार्रवाई की गई? उनको उल्टा अपमानित किया गया, G23 को साइडलाइन किया गया। ये 2 वर्ष पहले का है, आप खुद गूगल करके देख लीजिए। इसी प्रकार से मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण बताता हूँ। हेमंता बिस्वा जी, ज्योतिरादित्य जी, इन लोगों को कोई सत्ता की लालच नहीं है। मुझे पता है मैं उनके साथ काम, एक सेकंड मीनाक्षी जी, आप ये तरीका नहीं हो सकता। मैंने पूरा 7-8 मिनट सुना, पूरा 7-8 मिनट सुना है। मीनाक्षी, दिस इज नॉट फेयर। शहजाद जी अपनी बात पूरी कर ले। चरण जी देखिए, आपके बीच में शहजाद इंटरवीन नहीं करते, एक बार नहीं बोला, आपकी बात में शहजाद इंटरवीन नहीं करते, आप उनकी बात में इंटरवीन ना करें। नहीं, बोलिए। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बताता हूं, मेरा खुद का उदाहरण है। मैंने 4-5 साल
बातें रखी पार्टी के भीतर, ये सुनते नहीं हैं। उसके बाद अंततः आपको निर्णय लेना पड़ता है कि क्या आप ऐसी व्यवस्था के साथ चलते रहेंगे या आप बाहर आकर उससे, उस व्यवस्था से छुटकारा पाएंगे और कोई और नई व्यवस्था के साथ चलेंगे या नई व्यवस्था बनाएंगे। गुलाम नबी आजाद जी का मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं कि पार्टी के अंदर जब आवाज उठाते थे तो यही चाटुकारिता वाली कमेटी CWC एक साथ होकर उसको आइडेंटिफाई करती थी और कहती थी मैडम ये आपका गद्दार है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बताइए जरा कि 39 में से 49 चुनाव हारे हैं राहुल गांधी, मतलब इससे सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को उन्होंने करवाया। तो क्या राहुल गांधी बीजेपी के सबसे बड़े एजेंट नहीं हुए? राहुल गांधी सबसे बड़े एजेंट हुए। उनको तो ये जो लगा रहे हैं आरोप, तो सबसे बड़े एजेंट राहुल गांधी है। तीसरी बात, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि प्रियंका वाड्रा जो इतने चुनाव हारती है, हरवाती है, बाकी प्रदेश अध्यक्षों के तो ले लिए जाते इस्तीफे, इनके क्यों नहीं लिए गए? चौथी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो लड़ाई हो रही है, आज जो बातें कह रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो नहीं, परिवार छोड़ो पहले करे। पहले परिवार छोड़ो करना पड़ेगा। सचिन पायलट को कोई राजस्थान में पद चाहिए, जो भी चाहिए, जो उसका झगड़ा चल रहा है अशोक गहलोत के साथ, राहुल गांधी के पास कैसे पहुंचते हैं वो अपने मामले को सुलझाने के लिए? वो कहते कार्यकर्ता राहुल गांधी से मिल रहे हैं। कार्यकर्ता किसी नेता से मिलने की बात नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने राहुल गांधी तक अपनी बात पहुंचा दी है, वो फैसला करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, मेरे लिए क्या तय होगा जगह पार्टी में। वो कौन होते हैं तय करने वाले? ये दिखाता है कि रिमोट कंट्रोल पार्टी का एक ही परिवार के हाथ में है, एक किचन डाइनिंग टेबल पे है और वही सारे निर्णय लेता है। प्रियंका, राहुल और सोनिया यही निर्णय लेते हैं, बाकी लोगों को कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं। आज यही हालत बन चुकी है कांग्रेस पार्टी। चरण सिंह जी, उन्होंने एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। अध्यक्ष चाहे पार्टी में कोई भी क्यों ना बन जाए, लेकिन पार्टी को चलाने का अधिकार एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो नॉन सीरियस है। देखिए, जहां तक उनकी बात है कि प्रॉक्सी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये अटकलें हैं। और अटकलों के अगर ऊपर उन्होंने ये पत्र में मेंशन किया है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने सीनियर लीडर जिनके 5 डेकेड मैं कहूँगा 50 वर्ष पार्टी के अंदर निकल गए और उसमें से 46 वर्ष वो खुद सत्ता में रहे हैं, अगर वो इस तरह की बात लिखते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई षड्यंत्र के तहत वो भी फंस रहे हैं। जहां तक दूसरी बात है, मैंने आपको 3 बार कह दिया कि, और शहजाद को भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी की एक प्रथा है, हमारे पार्टी के चुनाव होते हैं, अभी पार्टी की मेंबरशिप हुई है, 2.25 करोड़ लोग सदस्य बने हैं, उसमें से PCC मेंबर का चुनाव हो चुका है, AICC मेंबर का चुनाव हो चुका है, अभी AICC के अध्यक्ष का चुनाव चंद दिनों में डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये तमाम सारी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। पार्टी का कैडर जो है वो पार्टी का स्ट्रक्चर बनाता है, पार्टी के नेता को एम्पावर करता है और वो पार्टी का नेता आगे निर्णय लेता है। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारी पार्टी में है जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये तो किसी को भी उठा के फेंक देते हैं, नितिन गडकरी जी को उठा के फेंक दिया, शिवराज चौहान को पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटा दिया। तो ये तमाम सारी चीजें वहां भी होती हैं। लेकिन शहजाद जो है आज ज्यादा दुखी इसलिए हैं। अच्छा, क्या ये ठीक नहीं है चरण सिंह जी कि इसी बात में एक सवाल है, ये विक्टिम कार्ड नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप इनको कवर फायर मत दीजिए, मैं बात पूरी कर लूं। एक व्यक्ति एक पद पार्टी में, क्या ये सही डेमोक्रेसी नहीं है? एक व्यक्ति एक पद, इसमें क्या गलती है, क्या गलत है, ये बताएं। नहीं तो बताइए ना, कहां हमारी पार्टी में एक व्यक्ति 2 पद जो है वो कहां पर है? अभी हमने ये जो अभी हमारा अधिवेशन हुआ था उदयपुर के अंदर, उसमें यही तो रिजॉल्व करा है और उसी प्रक्रिया पर कांग्रेस पार्टी चल रही है कि एक व्यक्ति एक पद और 5 वर्षों से ज्यादा एक पद पर नहीं रहना। ये तमाम सारी चीजों पर इंप्लीमेंटेशन चल रहा है। आप देखिए, इसका मतलब ये कि अध्यक्ष पद पर अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं आएंगे। कहां किसके पास 2-2 पद थे तो हमने वो एक-एक करा है। नहीं, इसका मतलब ये है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अब अध्यक्ष पद पर नहीं आएंगे, कोई इस परिवार के बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष पद पर होगा। देखिए, मैंने मीनाक्षी जी आपको ये 4थी बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के 2.25 करोड़ सदस्य जो बने हैं
वो निर्णय करते हैं। प्रक्रिया है, पीसीसी मेंबर इलेक्ट करेगा, एआईसीसी मेंबर इलेक्ट करेगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी को और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को। वो चुनाव अभी होने हैं, तो आप अटकलों पर अगर चलती रहेंगी तो अटकलों के ऊपर मैं बहुत ज्यादा जवाब नहीं दे सकूंगा। यही कहूंगा कि आप वही बातें कर रही हैं कि इंतजार करेंगे। ठीक है चरण सिंह जी, हम इंतजार करेंगे। नहीं तो चाचा कैसे कहलाएगी? नहीं ठीक है, बहुत ही संक्षिप्त में मीनाक्षी, देखिए ये कहते हैं 2.5 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया, चुनाव होते हैं, कृपया करके मीनाक्षी, कृपया आई हैव जस्ट लास्ट 30 सेकंड्स, तो मेरा ही समय है ना प्लीज। ये कहते हैं 2.5 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया, इसलिए अध्यक्ष बने। मीनाक्षी जी, आपको थोड़ा कार्रवाई करना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। आखिरी रिएक्शन है। हाँ, अगर इतने ही कार्यकर्ता इनको वोट देते हैं, आंतरिक की मदद कर रहा हूं कि मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आपको अपनी पार्टी की मदद कर लीजिए, वही काफी रहेगा। आप मुझे चलिए इंडिया टीवी थोड़ा सा मेरा सहयोग कर ले, मुझे अपनी बात रखने दे, वो वरना आने नहीं देंगे। देखिए ये तरीका मैं नहीं बोल पाऊंगा ना, ऐसे वो क्रॉस टॉक होगी तो ठीक है। देखिए ऐसा है कि इतने 2.5 करोड़ तरीके की बात नहीं भाई, मैं तो मीनाक्षी जी आप सॉल्व कर सकती हैं मैं देखिए मैं आपकी बात सुनी, अब अगले की भी सुनने दीजिए। 2.5 करोड़ वोटर्स अगर इनके वोट करते हैं और अध्यक्ष का चुनाव जितवाते हैं राहुल गांधी को, तो ये सारे वोटर तथाकथित कहां भाग जाते हैं? अमेठी में तो चुनाव हार जाते हैं राहुल गांधी, परिवार 39 आउट ऑफ 49 चुनाव हार जाता है, लोकसभा में हार जाता है, बार बार उत्तर प्रदेश में डिपॉजिट जब्त हो जाती है 97% सीट में, तो ये वोटर कहां चले जाते हैं तथाकथित? दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देखिए किस प्रकार से हर बड़े नेता का, सीनियर नेता का अपमान करना। अब गुलाम नबी आजाद को बिकाऊ कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने नरसिम्हा राव जी के शव को अंतिम यात्रा के लिए अंदर आने नहीं दिया एआईसीसी में। सीताराम केसरी जो कि एक पिछड़े समाज से आते थे, उनकी धोती फाड़कर उनको हटा दिया गया और ये कहते हैं चुनाव हुए। ये चुनाव का तरीका था सीताराम केसरी जी के साथ जो हुआ। आखिरी में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए ये देश की भी उपलब्धि, एक सेकंड मीनाक्षी जी, मुझे कंप्लीट करना है, वो क्यों बोल रहे हैं बीच में? मीनाक्षी जी, देश की भी उपलब्धि, देश की भी उपलब्धि को मीनाक्षी जी मुझे वाइंड अप करना पड़ जाएगा। देश की उपलब्धि, प्लीज देश की भी उपलब्धि को किस प्रकार से दो व्यक्तियों की, एक परिवार की उपलब्धि बताते हैं। जहां आज देश खड़ा है वो करोड़ों लोगों की उपलब्धि है, परंतु देश की उपलब्धि नहीं है केवल एक सदस्य की। तो इसलिए मैं कहता हूं ये वन मैन वन पोस्ट, एक व्यक्ति एक पद नहीं है, ये एक व्यक्ति सारे पद है कांग्रेस पार्टी में, सारे पद केवल एक ही व्यक्ति और एक ही परिवार के पास। चलिए चरण सिंह सापरा जी, आपका भी और शहजाद पूनावाला आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। ये तो गुलाम नबी आजाद के आरोप थे, अपने त्यागपत्र में उन्होंने लगाए, लेकिन अगर ये मात्र एक व्यक्ति का आरोप होता तो शायद बात खत्म भी हो जाती। लेकिन ऐसे बहुत सारे हाल में नाम सामने आए हैं। केवल 2022 की एक लंबी लिस्ट हमने आपके सामने रख दी, जो लगातार ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। अब ये कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि क्या एक बड़े रिवाइवल की आवश्यकता है। गोवा में टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत से ठीक पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में सोनाली फोगाट लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रही हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, फोगाट की हालत इतनी खराब दिखाई दे रही है कि बिना सहारे के वो चल भी नहीं पा रही हैं। और जिनका सहारा लिया है उन्हीं के स्टाफ के साथी सुधीर उन्हें पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। आप देखिए पांव लगातार लड़खड़ा रहे हैं, सीढ़ी तक नहीं उतर पा रही है। पुलिस ने खुलासा किया कि सोनाली फोगाट को सिंथेटिक ड्रग्स दिया गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।